लोगों को आकर कहते थे, अरे तुम लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम शेर की वंशज हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर जाकर अपने पूर्वजों के नाम ढूंढ लो। तुम्हारे पूर्वजों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर पेशवाओं को हराया है। जय भीम। मैं वेलकम। जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने अमर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, मैं उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को तहे दिल से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज 16 तारीख को ये अंतिम कार्यक्रम के लिए मैं फिर आप लोगों के समक्ष आया। तो जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन कंट्रीज में मुझे आमंत्रित किया, कल से मुझे फोन आ रहा है कि जर्मनी में आपका कार्यक्रम हमें चाहिए। अनेक कंट्रीज जो रह गई है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे 3 दिन पहले ही ये इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा वीजा आ गया है, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए था, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस था वो 20 तारीख को एक्सपायर हो रहा था, इसलिए 20 जुलाई तक ही मेरा इंश्योरेंस वीजा मिला। और इसलिए सर ने, परमजीत जी ने कहा कि आप क्या सिर्फ मीटिंग्स करने के लिए आओगे, हम आपको 19 तारीख को भेजेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे 16-17 को ही जाना है, क्योंकि मेरे और प्रोग्राम्स हैं। तो उन्होंने कहा क्या सिर्फ मीटिंग्स ही करोगे, कहीं घूमने नहीं जाओगे, कुछ देखना नहीं है? मैंने कहा कि हम 2 पीढ़ियों से घूमते ही आ रहे हैं, सिर्फ मौज मस्ती ही कर रहे हैं, अब थोड़ा काम किया जाए। तो इसलिए फिर मैं आज सारी मीटिंग्स खत्म करके कल भारत के लिए लौटूंगा, और फिर वहां पर जो हमारा काम बाकी है वो शुरू करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, मंच पर जो लोग बैठे हैं सभी का, आप लोगों का, और खासकर केशव ढांडा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि एयरपोर्ट से रिसीव करने तक, कल एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने तक वो मेरे साथ साए की तरह है, और मुझे किसी बात की कमी उन्होंने, केशव जी ने मुझे नहीं होने दी। जब कल हम विदा होंगे तो मेरे आंखों में आंसू आएंगे आपको देखकर, क्योंकि इतना इन 18 दिनों में इतना लगाव हो गया। मैं इनके घर पे भी जाके आया, इनके घर पे मैं रुका वियना में, ऑस्ट्रिया में जब था, तो मैंने इनको पूछा कि महल जैसा आपका घर है, एक बच्ची यूएनओ में है, एक बच्ची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, इतना अच्छा बड़ा घर छोड़ के आप दिन भर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? इतनी अच्छी जिंदगी होकर भी वो मिशन के लिए कंटिन्यूसली, उन्होंने कहा मैं आज से नहीं हूं, मैं बहुत पहले से 20 सालों से समाज में काम कर रहा हूं। तो ऐसे सेल्फलेसली कोई मिशन इसलिए नहीं करना है कि वहां से कोई इनकम निकल रहा है। वो अपना इनकम होटल्स बेच के ये काम कर रहे हैं, होटल्स बेच के काम कर रहे हैं। और इसलिए आज ऐसे लोगों को, हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन लोगों को आगे लाना चाहिए। हम तो अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते, हम तो अपने बिजनेसेस छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो लोग ऐसे इस तरह से पूरी तरह से डेडिकेटेड है समाज के लिए, मिशन के लिए, ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, ये राजरत्न अंबेडकर को घुमा रहा है, हमारे लोगों के बीच लेके जा रहा है, ये हमारे लोगों को बोधी बनाने का काम कर रहा है, हमारे लोगों में बुद्ध धर्म का प्रचार करवाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से उनके लिए बुरा भला भी इंडिया से मैसेजेस आ रहे थे। तो हमें जो लोग समय दे सकते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना है, जो लोग अपनी बुद्धि दे सकते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना है। तो ये मिशन तभी कामयाब हो पाएगा। आज हम बाबा साहब अंबेडकर जी के इन विचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए आए हैं। किसी ने तो यह भी मैसेज चला दिया कि राजरत्न अंबेडकर तो अंबेडकर परिवार का भी नहीं है। तो इसलिए मैं, क्योंकि ये मेरा जो स्पीच है, मेरा मोबाइल कहीं दिख रहा है, ऑनलाइन चालू है कहीं है, तो इस माध्यम से मैं लोगों को, सब महाराष्ट्र में, भारत में सभी को बाबा साहब का परिवार पता है। टीवी में, एन टीवी और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में बाबा साहब की सीरियल चलती है।
तो परिवार सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं मेरा वंश मेरी बाबा साहब से उस वंशावली में स्थान कहां पर है। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर मिलिट्री में थे, ये सबको पता है। मिलिट्री में थे, सूबेदार थे, मेजर थे, और बाबा साहब रामजी अंबेडकर के 14वें बच्चे हैं, ये भी पता है। 14th नंबर पे बाबा साहब अंबेडकर जी का नंबर है, उनके 14th चाइल्ड है। पहले के 7 बच्चे रामजी बाबा के बचपन में ही 1-2 साल में ही वो चल बसे, और फिर कुछ बहनें, बाबा साहब की 3 बहनें थी, तो वो शादी करके अपने अपने परिवार में उनका नाम उनके फैमिली ट्री में चला गया। बाबा साहब के 3 और बेटे थे। बाबा साहब राम जी के 3 बेटे थे। पहला था बालाराम, दूसरा था आनंद राम, और तीसरे भीमराव यानी बाबा साहब। बाबा साहब के पिताजी जब मिलिट्री में थे उस समय एक घटना भारत में घटी। ब्रिटिशरों ने जब ब्रिटिश भारत में आए तब ब्रिटिशरों को भारत में वहां पर उनको मिलिट्री चाहिए थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग चाहिए थे, और ब्रिटिशरों को जैसे इटली के लोगों को भारत की जाति व्यवस्था नहीं पता। क्या इटली के किसी आपके सीबीआई के लोग बाहर थे, क्या उनको पता होगा कि मेरी जाति क्या है, मैं वर्ण में कहां आता हूं? उन्हें कोई पता नहीं होगा। उसी तरह से ब्रिटिश जब भारत में आए तो ब्रिटिशरों को भारत के वर्ण सिस्टम के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने सभी के लिए एजुकेशन खुले कर दिए, नौकरी के दरवाजे खुले कर दिए, मिलिट्री के दरवाजे खुले कर दिए, क्योंकि उनको वहां पर देश चलाने के लिए लोग चाहिए थे। तो वो ब्रिटिश से लेकर नहीं आए थे, ब्रिटेन से लेकर नहीं आए थे, वो वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे थे। और जब ब्रिटिश भारत में आए तो अछूतों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल गया कि जिन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा था, नौकरियों से वंचित रखा था, हथियार उठाने से वंचित रखा था, ब्रिटिश आने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम वहां पर जाए, और वहां पर उनकी नौकरी करके कम से कम हमें हथियार रखने का मौका मिलेगा, हमें नौकरी करने का मौका मिलेगा, और हमें एजुकेशन का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले अछूतों ने ब्रिटिशरों के आर्मी में जाना शुरू किया, ब्रिटिशरों के आर्मी में जाना शुरू किया। बाबा साहब के पिता ही नहीं, बाबा साहब के दादाजी भी ब्रिटिश मिलिट्री में सूबेदार थे, मालोजी। बाबा साहब के दादाजी, पिता के पिता मालोजी, और सिर्फ पिता के पिता नहीं, बाबा साहब के ऊपर की 3 जनरेशंस ये ब्रिटिश आर्मी में थी। ब्रिटिश आर्मी का एक रूल था कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मिलिट्री मैन अगर हमारे मिलिट्री में है तो उसके बच्चे कंपलसरी उनको पढ़ाना होगा। क्यों पढ़ाना होगा? क्योंकि इसलिए पढ़ाना होगा क्योंकि हमें देश चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, और अगर मिलिट्री के लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए तो इन्हीं के बच्चे हम भारत चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यह कानून ब्रिटिशरों ने बनाया कि मिलिट्री के लोगों को कंपलसरी अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी होगी, अगर वो नहीं कराते हैं तो उनकी सैलरी में से पैसे कट करेंगे। मालोजी ने राम जी को पढ़ाया, यानी बाबा साहब के पिता को। मालोजी ये ब्रिटिश आर्मी में हेड मास्टर पोस्ट पे रिटायर हुए, पता है? हेड मास्टर, यानी सिर्फ बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब के पिता भी पढ़े लिखे थे, और ये तब थे जब मनु का कानून लागू था, क्योंकि ब्रिटिश जहां पर एक्टिवेट थी वहां पर मनुस्मृति नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशरों को मनुस्मृति के बारे में पता नहीं था। तो ब्रिटिश मनुस्मृति के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो उनके कानून के अनुसार चल रहे थे, और इसलिए वो सभी को एजुकेशन दे रहे थे, नौकरी दे रहे थे, मिलिट्री में भर्ती करवा रहे थे, और अछूतों की उन्होंने बटालियन बना दी थी। उन्हें पता नहीं था कौन अछूत है। और उसी समय भारत में एक युद्ध लड़ा गया पेशवाओं के खिलाफ। ब्रिटिश आर्मी खड़ी हुई, और ब्रिटिश आर्मी में
अछूत लोग खड़े हुए। आपको पता है 1818 की लड़ाई क्या है? भीमा कोरेगांव, ये नाम सुना है आपने? भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है वो ब्रिटिशरों ने अछूतों के सम्मान में महाराष्ट्र में बनाया है। अनटचेबल मिलिट्री के सम्मान में, जैसे हम लोग कौन सा फ्रांस में क्या है वो स्टैचू, वो टावर को क्या कहते हैं? आईफल टावर। आईफल टावर के सामने ही एक और मॉन्यूमेंट था जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। तो मैंने पूछा ये क्या क्या मॉन्यूमेंट है? तो उन्होंने कहा उस समय किसी मिलिट्रीज के सम्मान में उन्होंने वो मॉन्यूमेंट वहां रखा, बनाया है। इसी तरह से ब्रिटिशरों ने, अनटचेबल्स ने उनके साइड से जो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती, उसलिए उनके सम्मान में, उनके याद में भारत में एक पिलर खड़ा किया, उसके ऊपर सभी के नाम लिखे हुए हैं। यह है भीमा कोरेगांव का स्तंभ। यह भीमा कोरेगांव का स्तंभ, यह भीमा कोरेगांव का पिलर गुम हो गया था। अब स्तंभ, इतना बड़ा स्तंभ कैसे गुम हो सकता है? यह गुम हुआ स्तंभ बाबा साहब ने ढूंढ निकाला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ढूंढ निकाला और बाबा साहब हर 1 जनवरी को उस स्तंभ को नमन करने के लिए जाया करते थे। और लोगों से क्या कहते थे पता है? लोगों को आकर कहते थे, अरे तुम लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम शेर की वंशज हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर जाकर अपने पूर्वजों के नाम ढूंढ लो। तुम्हारे पूर्वजों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर पेशवाओं को हराया है। तो ये लड़ाई क्या थी पता है? कैसे हुई थी लड़ाई? क्यों ब्रिटिशरों ने हमारी याद में भीमा कोरेगांव का स्तंभ क्यों बनाया है? लड़ाई तो बहुत सारी लड़ी गई थी, फिर ये क्यों स्तंभ बनाया है? ये लड़ाई लड़ी गई 500 अनटचेबल योद्धाओं के बीच और 28,000 पेशवाओं के बीच। नंबर अपने दिमाग में लेकर आओ, यहां पर सिर्फ 500 लोग हैं और यहां पर 28,000 लोग हैं। ये 500 लोगों के पैरों में जूते भी नहीं हैं और इन 28,000 लोगों के पास घोड़े हैं, हाथी है, भाले हैं, तलवारें हैं। इनके पास जूते नहीं है, तलवार कहां से लाए? और ये लड़ाई लड़ी एक नदी के पात्र में, एक नदी के रिवर के वेसल में, जिस रिवर का नाम है भीमा कोरेगांव। इसलिए इस युद्ध को भीमा कोरेगांव की लड़ाई कहा जाता है। 1817 के 31 दिसंबर के रात को यह लड़ी और इसका रिजल्ट 1 जनवरी 1818 को हम लोग जीते। रात भर यह लड़ाई चली, रात भर। पता है ये अनटचेबल योद्धा, जब ब्रिटिशरों ने पेशवाओं के खिलाफ ये लड़ाई को अनाउंस किया, ये लड़ाई पुकारी, तो सबसे पहले ये अनटचेबल किसके पास गए पता है? ये अछूत योद्धा किनके पास गए पता है? पेशवाओं के पास गए। पेशवाओं के पास गए और पेशवाओं को कहा कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे लोग हो, हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस हमें समानता का अधिकार दे दो, बस हमें समानता का अधिकार दे दो। पेशवाओं ने क्या जवाब दिया पता है? पेशवाओं ने कहा कि सुई के नोक के ऊपर जितने अधिकार बैठे उतने भी हम तुमको नहीं देंगे, उतने भी अधिकार तुमको नहीं देंगे। इन अछूत योद्धाओं ने कहा कि ठीक है, तुम हमें अधिकार नहीं दोगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। उन 500 लोगों ने 28,000 इस सेना के खिलाफ, पेशवाओं के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी और सिर्फ लड़ी ही नहीं, जी जान से लड़े और 28,000 लोगों को, पेशवाओं को इन 500 अछूत योद्धाओं ने मार गिराया। और इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा राज खत्म हो गया।
जिस पेशवा राज में अछूतों को गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू लगाने की नौबत भारत में आई थी, उस पेशवा राज को सिर्फ 500 अछूत योद्धाओं ने मार गिराया। सिर्फ